हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं नीरज राहुजा आप लोगों के पास आज शाम के सेकंड शिफ्ट के फिजिक्स क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। तो हम लोग 14 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जो था प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन वाले चैप्टर से था। इसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव के बारे में बताई गई है आपको एक बात कि एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है जिसमें जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो 6 यूनिट्स का है और जो मिनिमम एम्पलीट्यूड है वो 2 यूनिट्स का है। आपको बताना है कि इस वेव का मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना होगा। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है मॉड्यूलेशन इंडेक्स का, ए मैक्स माइनस ए मिनिमम होल डिवाइड बाई ए मैक्स प्लस ए मिनिमम। ये फॉर्मूला टिप्स पर रहना चाहिए, एकदम आसान फॉर्मूला है। सिंपली आप वैल्यू पुटअप कीजिए, 6 माइनस 2 होल डिवाइड बाई 6 प्लस 2, दैट मीन्स 4/8। आंसर इससे आ जाएगा हमारा कितना, 1/2। बहुत इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 30 सेकेंड्स के लायक का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट टॉपिक से लिया गया है ये सवाल, और इसमें यह बताया गया है कि आपके पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दे आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी, मतलब दोनों की काइनेटिक एनर्जी आपको सेम बता दी गई है। इन अ यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। आपको बताना है फाइंड आउट द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड, कि जो वो सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे तो उनका टाइम पीरियड का रेशियो। अच्छा, सर्कुलर पाथ में इसलिए मूव करेंगे क्योंकि इनकी जो वेलोसिटी होगी उसके परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, तो पाथ विल डेफिनेटली बी सर्कुलर। तो हमको उसका टाइम पीरियड बताना है। ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप सभी को ध्यान होगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में बहुत एक स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला यूज होता है टाइम पीरियड का, दैट इज 2πm डिवाइड बाई चार्ज Q इंटू मैग्नेटिक फील्ड B। दोनों चार्ज पार्टिकल को सेम मैग्नेटिक फील्ड में भेजा गया है, तो B वाला टर्म कॉमन हो गया, 2π भी कॉमन हो गया। मतलब टाइम पीरियड जो रहेगा वो मास अपॉन चार्ज के रेशियो पर डिपेंड करेगा। लेट अस सपोज मैं अगर आपसे बात करता हूं प्रोटॉन की, और मान लीजिए इसका मास को मैं m मानूं और चार्ज को लेट अस सपोज q सपोज कर लें। प्रोटॉन मतलब हम 1h1 के बारे में बात कर रहे होंगे। जब बात आती है न्यूट्रॉन की, मतलब 1h2 के बारे में बात करें, तो इसका मास 2 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन चार्ज एज इट इज रहेगा q के इक्वल। सो टाइम पीरियड का जो रेशियो चाहिए हमें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टाइम पीरियड का रेशियो, तो प्रोटॉन का मास डिवाइड बाई प्रोटॉन का चार्ज होल डिवाइड बाई न्यूट्रॉन का मास होल डिवाइड बाई न्यूट्रॉन का चार्ज। बहुत सिंपल टर्म्स में इसे कैंसल आउट किया जा सकता है और इसका भी आंसर आएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, जो कि 1/2 हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी मैग्नेटिक फील्ड के करस्पॉन्ड का था। इस क्वेश्चन में आपको यह बताया गया है कि एक कॉइल है, उसके 2 टर्न्स हैं। ठीक है, जैसे यहां पर हम लोग ड्रॉ भी कर लेते हैं कि लेट अस सपोज ये कॉइल नंबर 1 है और इसके जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो बता दिए गए हैं, 2 टोटल टर्न्स हैं। इसका रेडियस लेट अस सपोज हम r कह लेते हैं, और इसमें बोला जा रहा है कि इसमें करंट फ्लो कर रही है जिसकी करंट का मैग्नीट्यूड कितना है, I है। ठीक है, और इसे एक मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी इसकी वजह से सेंटर पर, उस मैग्नेटिक फील्ड को B रिप्रेजेंट किया गया है कि अगर इसमें करंट फ्लो होने की वजह से अगर सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, अगर वो मैग्नीट्यूड अगर उसका B है, तो इसी कॉइल से हमने एक न्यू कॉइल जनरेट की है जिसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या हो चुकी है 5। तो डेफिनेटली इसका रेडियस जो रहेगा वो चेंज हो जाएगा, जो कि r डैश का हो जाएगा, क्योंकि इसी मटेरियल से नई कॉइल बना दी गई है, नए नंबर ऑफ टर्न्स की बनाई गई है। लेकिन बोला गया है कि जो करंट है वो आपकी सेम करंट I को फ्लो करवाया गया है। तो ये वाली जो नई वाली जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी यहाँ पर नए वाले लूप में, जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, लेट अस सपोज उसे B डैश कह लेते हैं। तो इस B डैश का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो आपको बताना है। तो पहले तो इसका मैग्नेटिक फील्ड B की फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करें हम लोग। बड़े आसान भाषा में लिखा जा सकता है μ0I बाई 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ये 1 टर्न के लिए होता है, लेकिन हमारे पास जो टर्न्स अवेलेबल हैं वो टोटल 2 टर्न्स अवेलेबल हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड B को अगर लिखना चाहें तो μ0I डिवाइड बाई r हम लोग लिख सकते हैं।
अच्छा, हमें एक चीज ये मालूम है कि ये जो नई वाली जो कॉइल बनाई गई है वो इसी की मदद से बनाई गई है, मतलब इसका जो टोटल लेंथ होगा कॉइल का, सेम लेंथ इस कॉइल का भी रहेगा। मतलब हम अगर साइड में लिखना चाहें तो पहले वाली कॉइल का जो टोटल लेंथ हो गया वो 2πr एक टर्न के लिए। वैसे हमारे पास टोटल 2 टर्न्स अवेलेबल हैं, तो 2 × 2πr। सेकेंड वाली कॉइल के 5 टर्न्स हैं और हमने इसका रेडियस नया वाले का r' सपोज कर लिया है। तो काफ़ी सारे टर्म्स हैं जो कैंसिल होते हुए नजर आएंगे और r' का वैल्यू देख लीजिए, 2π कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर नया वाला जो रेडियस हो जाएगा वो 2/5 टाइम्स ऑफ r बन जाएगा, मतलब इसके कंपेरेटिवली इसका रेडियस 40% मात्र रह जाएगा। तो नए वाले कॉइल के सेंटर में जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे B', इट विल बी μ0 इंटू करेंट I डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ रेडियस r'। ये फॉर अ सिंगल लूप, लेकिन हमारे पास टोटल 5 लूप्स हैं तो इसलिए इंटू हम लोग 5 कर लेंगे। जस्ट यहां पर वैल्यू पुटअप करके देखते हैं, μ0 I 2 r' की वैल्यू हो जाएगी 2r/5 इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 5। सो इसे लिखा जा सकता है 25/4 टाइम्स ऑफ μ0 इंटू I होल बाई r। आप देख लीजिए μ0 I/r को b से हम लोगों ने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है। तो सिंपली जो नई वाली मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो आपकी 25/4 टाइम्स हो जाएगी इनिशियल वाली मैग्नेटिक फील्ड b के कंपेरेटिवली। तो ये भी हमारा एक काफ़ी आसान क्वेश्चन था 16 नंबर का। ठीक है, लास्ट एक क्वेश्चन है, ये सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन है जिसमें ग्रेविटेशन के भी एक छोटे से कंसेप्ट का यूज़ किया गया है। इसमें एक खास बात ध्यान रखने की है, पेंडुलम का स्पेशली एक नाम बता दिया गया है कि ये सेकंड्स पेंडुलम है। सेकंड्स पेंडुलम के रिगार्डिंग हमें ये इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए कि ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितने सेकंड का होगा, 2 सेकंड का होगा, उसे सेकंड्स पेंडुलम बोला जाता है। इसमें बताया गया है कि एक सेकंड्स पेंडुलम है जो कि अर्थ के सरफेस से 2r हाइट पर रखा गया है। तो r जो कि है रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है। तो लेट अस सपोज हम लोग मान लेते हैं कि इस पेंडुलम की लंबाई होगी l और ये अर्थ के सेंटर से टोटल इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 3r। सरफेस से 2r हाइट है तो सेंटर से जो डिस्टेंस हो जाएगी वो 3r हो जाएगी। तो लेट अस सपोज मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को g' सपोज कर लेता हूँ और अर्थ के सरफेस पर g सपोज कर लेता हूँ। हमें इस प्रॉब्लम में ये बताना था कि इस सिंपल पेंडुलम की लंबाई कितनी होगी, l की वैल्यू अपने को बतानी थी। अगर हमने वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को एक्सेप्ट नहीं किया इस प्रॉब्लम में, तब तो हमारा क्वेश्चन गलत होने वाला है। तो ये बात भी ध्यान रखने की थी कि जो जिस हाइट पर लेकर जाया गया है पेंडुलम को वो कंपेरेबल हाइट है अर्थ के रेडियस के कंपेरेटिवली। तो g' की वैल्यू मैं लिख सकता हूं gm होल डिवाइड बाई 3r का स्क्वायर, जहां पर m मास ऑफ अर्थ है और कैपिटल R रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, g' की वैल्यू को हम लोग लिख पाएंगे gm डिवाइड बाई 9 टाइम्स ऑफ r स्क्वायर। अगर आप ध्यान देंगे तो gm/r² जो होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा कहां पर, अर्थ सरफेस पर। मतलब जो नया वाला जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होने वाला है g' वो 9 टाइम्स कम होगा एज कंपेयर टू अर्थ सरफेस। अब तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ये रह गया। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हर कोई जानता है 2π√L/g, लेकिन g की जगह यहां पर g' रखेंगे हम लोग। टाइम पीरियड की वैल्यू यहां पर आप पुटअप कर लीजिए, ये 2 सेकेंड है, इट विल बी 2π लेंथ l जो कि अपने को चाहिए, g' की वैल्यू लिख लेता हूं g और डिवाइड बाई में 9 आएगा, मैं उसको घुमाकर ऊपर लेकर चला जाता हूं। यहां से कुछ एक टर्म्स कैंसिल होते हुए नजर आते हैं। 1/π 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 को बाहर ला लेते हैं और इधर की तरफ 3 ला लेते हैं, 1/3π √L/g दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे अगर हम लोग, तो 1/9 इंटू पाई स्क्वायर इज इक्वल टू L/g। g की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10 ले लूँ अगर मैं, तो पाई स्क्वायर को भी 10 के इक्वल लिख सकता हूँ, तो जिससे मुझे लेंथ की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 1/9 मीटर। तो इस प्रॉब्लम का जो करेक्ट आंसर है वो है 1/9 मीटर। यहाँ पर यूनिट्स लिख देंगे हम लोग 1/9 मीटर।
तो ये वो 4 क्वेश्चन थे जो आज शाम के पेपर 2 के थे। ये क्वेश्चंस हमने मेमोरी बेस्ड तैयार किए हैं। ठीक है, थैंक यू।